इस दफा मुझे पता नहीं था ये जूम ने बिटवीन फ्री मीटिंग्स एक 10 मिनट का गैप वो किया हुआ है। आई थिंक आई डिड वेबिनार इन आई थिंक इट वाज मे बी मे और समथिंग। तो उस वक्त तो ये चीज़ नहीं थी। आई एम सॉरी, इसकी वजह से वो पढ़ाई में ज़रा ब्रेक आ रही है। बट चलें, नवे आप लोगों के लिए भी अच्छा है। थोड़ा कंटिन्यूसली मेरे बोलने से शायद आप लोग सैचुरेट भी नहीं हो रहे होगे, थोड़ा आप लोगों को भी थोड़ी बीच में ब्रेक मिल रही होगी। सो आई एम होपिंग इट्स नॉट टू मच ऑफ एन इनकन्वीनियंस। अच्छा, so we were talking about stereo photogrammetry। तो उसमें इसमें जो ऊपर पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो इसमें आप पेशेंट का सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल बहुत अच्छी तरह मैप कर सकते हैं। इसके ऊपर जर्नल ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में 2009 पे एक स्टडी पब्लिश हुई थी। उन्होंने पेशेंट के ऊपर एक लिक्विड आईलाइनर के साथ मार्क्स लगाए थे एंड देन दे चेक्ड विद स्टीरियो फोटोग्रामेट्रिक इमेजेस कि इन्हीं ये जो डिस्टेंसेस हैं बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स वो एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस किए हैं नहीं किए। तो दे फाउंड के इस 3D इमेजिंग टेक्नोलॉजी ने एक्चुअली बहुत अच्छी तरह उसको वो किया हुआ था, कैप्चर किया हुआ था। सो फॉर क्लेफ्ट लिप केसेस में स्पेशली इसका रोल जो है उन्होंने काफी अच्छा वो बयान किया। फिर आपके पास जब वो आएगी, इसमें क्लेफ्ट ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी आएगी, तो उसमें भी आप इसका रोल बता सकते हो, क्योंकि ऑर्थोग्नाथिक में भी तो जब आप बोन को हिलाओगे तो उसके साथ 100% लिप या नोज या चिन, बाकी सॉफ्ट टिश्यूज 100% मूवमेंट नहीं करते। हर एरिया की सेपरेट जो है वो परसेंटेज होती है। तो वो आप दिस इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ यूज फॉर पेशेंट कंसल्टेशन पर्पसेस कि भाई इसमें अगर हम मैक्सिला को इतना हिला देंगे तो इसमें सॉफ्ट टिश्यू कितना आगे आ जाएगा, आपकी फाइनल पोस्ट ऑफ अपीयरेंस समवट क्या हो सकती है। तो ये 3D जो है स्टीरियो फोटोग्रामेट्री, ये बेसिकली उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो उन्होंने भी 2009 की जो स्टडी थी उसमें उन्होंने वेक्ट्रा वाली मशीन जो है वो इस्तेमाल की थी। अच्छा जी, सो नाउ कमिंग टू कंसल्टेशंस। कंसल्टेशंस में आपके पास क्या क्या चीज़ों पे आप और किन स्पेशलिटीज पे आप कंसल्टेशंस लोगे। तो सबसे पहले हमने एको की बात की थी, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट से डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट या अडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट से नॉर्मल कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है उससे आप एको के ऊपर कमेंट लोगे कि कोई एबनॉर्मलिटीज हैं या नहीं है। if if you do diagnose that you have micrognathia in the patient and बाकी PRS की features आपको patient में नजर आ रहे हैं, तो Stickler syndrome को rule out करने you should send the patient to an ophthalmologist। स्पीच थेरेपिस्ट या सॉल्ट जो है वो बीपीआई की असेसमेंट सब कुछ करेगा, तो इसके लिए भेजना इज इम्पोर्टेंट। फिर ऑर्थोडोंटिक्स के साथ इसमें ओपिनियन कि इन्फेंट ऑर्थोपीडिक्स वो करे, डेंटिशन वाइज मैनेजमेंट करे, प्री एंड पोस्ट सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स वगैरह, ये सब चीज़ें। इसमें फिर पीडियाट्रिशियन के साथ भी अचीवमेंट ऑफ डिफरेंट माइलस्टोन जो मैंने आपको बताया था, हाइट का, वेट का, हेड सर्कम्फ्रेंस वगैरह का। तो इसी से ही पता लगता है कि भाई एडिक्वेसी ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कैसी है, ठीक है या ठीक नहीं है। फिर पीडियोडोंटिस्ट एंड जनरल डेंटिस्ट एज वेल, because of the high prevalence of caries and starting from when the first deciduous tooth erupts and all the way till इवन जब पेशेंट टीन एज में भी चला जाए तो उसमें 6 मंथली फॉलो अप ऐसे पेशेंट्स का रिकमेंड किया हुआ है ड्यू टू द हाई प्रेवलेंस ऑफ केरीज के। ऑलरेडी हो सकता है आपके पेशेंट में हाइपोटोंशिया हो या कुछ टीथ मैलफॉर्म्ड हो जिनको एक्सट्रैक्शन की जरूरत हो, तो यू विल बी डीलिंग विद लेस टीथ। तो जो हैं तो एटलीस्ट उनको एटलीस्ट केरीज से या एक्सट्रैक्शन से बचाया जा सके। तो पीडियोडोंटिस्ट जनरल डेंटिस्ट का इसमें कंसल्टेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड इफ यू हैव अ सिंड्रोमिक केस, तो यहाँ केपी में जब मैंने पूछा तो यहाँ तो कोई जेनेटिसिस्ट एज सच नहीं है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर उसमें, टू एक्सक्लूड सिंड्रोम्स। बट इफ यू हैव अ सेंटर जहाँ जेनेटिसिस्ट मौजूद है आपकी सिटी में, तो आप उसका रेफरल भी इसमें डाल सकते हो टू, अगर आपकी सस्पिशन है कि भाई इसको कोई सिंड्रोमिक केस है, तो जेनेटिसिस्ट विल बेसिकली ऑर्डर द requisite chromosomal study and फिर सिंड्रोम को वो डायग्नोस करेगा। इसमें एक चीज मैंने नहीं मेंशन की जो मुझे अभी ख्याल आया कि मुझे प्रोस्टोडोंटिस्ट का भी इसमें ऐड करना था, कि जब आपकी सारी एपीजीज ऑर्थोग्नाथिक सब कुछ हो जाए तो मिसिंग टीथ की रिप्लेसमेंट जो है वो बेसिकली प्रोस्टोडोंटिस्ट का काम है। तो I'll try and remember to add it when I'm sending you this presentation after the session. ठीक है।
अच्छा, सो नाउ विल कम टू द गाइडलाइंस। इसमें मुख्तलिफ गाइडलाइंस हैं, मुख्तलिफ सिस्टमैटिक रिव्यूज हैं, कुछ थोड़ी सी बुक की बातें हैं, लेकिन ज़्यादातर गाइडलाइंस की बातें हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, मैं इसमें आपके साथ टेक्निक्स ऐसे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स क्या हैं, वो हैं इस स्टेप को किस तरह करना है और इसको किस तरह करना है, because that is something you can do from the books yourself and YouTube videos and whatnot. तो मेरी ज्यादा कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई किस केस में आपने क्या मैनेजमेंट ऑप्शन बतानी है, उसको आप किस बेसिस पे जो है वो आप जस्टिफाई करोगे। तो आई बिलीव दैट वाज द इंप्रेशन आई वाज गिवन बाय वेरियस कैंडिडेट्स कि हम बेसिकली इस स्टेप में फंस रहे थे कि हमने इस पेशेंट में इस केस में हमने करना क्या है बेसिकली। ठीक है। सो द फर्स्ट गाइडलाइन जो है उसका नाम ही यही है। इसका फुल रेफरेंस अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर मैं फुल आर्टिकल मैं शेयर कर लूंगा ग्रुप में बाद में। So we'll start from the lip repair and gradually फिर we'll go all the way till VPI and everything in the end। ठीक है। सो इस गाइडलाइन के मुताबिक जब क्लेफ्ट रिपेयर की बात हो रही है, आई नो आपके पास एग्जाम में यूजली लिप रिपेयर का पेशेंट तो अमूमन नहीं आता क्योंकि वो तो ऑब्वियसली बच्चा होगा, बट स्टिल you should know what the best method is. So according to the guideline there is no single best method for cleft lip repair, ऑल्दो उन्होंने ये बात इस गाइडलाइन में मेंशन की है कि फिशर का जो एनाटॉमिकल सब यूनिट रिपेयर है वो मिलाड टेक्निक से ज़्यादा अच्छे एस्थेटिक रिजल्ट्स देता है। फंक्शनल में इतना कुछ फ़र्क नहीं होता, बट एस्थेटिक रिजल्ट्स उसके ज़्यादा अच्छे आते हैं। इसका रीज़न जो है वो मैं आपको इसके बाद एक स्लाइड पे डायग्राम है उस पे मैं आपको समझा दूंगा। इसमें आजकल जो है वो क्लासिकल मिलाड टेक्निक, आई डोंट नो पाकिस्तान में तो आई थिंक मिलाड ही फॉलो हो रही है, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड मोहलर्स मॉडिफिकेशन ऑफ मिलाड जो है वो ज़्यादा कॉमन है मॉलर की एंड नोडॉफ की। तो मॉलर वाली ज़्यादा कॉमन है, तो उसकी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा उसमें, एंड दैट विल शो यू हाउ द मॉलर्स मॉडिफिकेशन इज बेटर देन द कन्वेंशनल मिलाड टेक्निक। बट यू शुड नो द मिलाड टेक्निक, इसके जो लैंडमार्क्स हैं और इसको कैसे लिया जाता है। वन और टू ऑफ माय जूनियर्स वर आस्क्ड दिस एज अ पार्ट ऑफ देयर, आई डोंट नो शॉर्ट केस था या लॉन्ग केस था, कि मिलाड के टेक्निक के वो लैंडमार्क्स बताएं। आई थिंक शॉर्ट केस था, तो यू शुड नो द टेक्निक दैट यू वांट टू डू। अच्छा, फॉर स्पीच पर्पसेज मतलब अब हम पैलेट की तरफ आ गए सॉफ्ट पैलेट के लिए, तो उसमें फर्लो की जो है डबल अपोजिंग जी प्लास्टी एंड वॉन लैंगनबैक रिपेयर जो है वो स्पीच के लिहाज से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन फॉर वाइड क्लेफ्ट्स इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप फर्लोस को इस्तेमाल करो, क्योंकि इसमें फिस्टुला जो है रिकरेंस जो है वो इसमें ज्यादा पाया गया है फॉर वेरी वाइड क्लेफ्ट्स। सो फॉर वेरी वाइड क्लेफ्ट्स उसमें अगर आप ऑस्लो वाली कंसेंसस देखो, स्पेशली जो वो वाली है हार्ड पैलेट की रिपेयर या उसमें है, तो उसमें वो वोमराइन फ्लैप जो है उसको ज्यादा रेकमेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ दी फर्लोस एंड द वॉन लैंगनबैक। इसमें जो एक और फ्लैप है वो उसका वो रिकमेंडेशन नहीं देते, पुश बैक टेक्निक जो है वॉर्डल किन्नर की टू लेंथन द सॉफ्ट पैलेट, उसकी रिकमेंडेशन है कि इसको मत इस्तेमाल करें। तो ज़्यादा आपकी रिकमेंडेशन एंड द टेक्निक विच यू शुड नो इज शुड बी द DOZ, द डबल अपोजिंग जी प्लास्टी। अच्छा, तो इसमें आपको मैं वो क्लासिकल मॉलर की फ्लैप सॉरी क्लासिकल मिलार्ड फ्लैप एंड मॉलर की मॉडिफिकेशन का डिफरेंस बता रहा हूँ। ये क्लासिकल रिपेयर है मिलार्ड वाले का, तो इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो ए सेगमेंट है फ्लैप का और यहाँ जो कट बैक सा दिया गया है, तो ये एक्चुअली इस एरिया में आपकी फिल्ट्रल रिज होती है, फिल्ट्रम होता है। तो इस एरिया में वो फिल्ट्रम को क्रॉस कर रहा है। तो इस एरिया में जब वो फिल्ट्रम को क्रॉस करेगा तो वो जरा थोड़ी अनएस्थेटिक अपीयरेंस देता है। तो उसमें लाइक साफ पता लग जाता है ना कि यहाँ भाई एक स्कार मौजूद है। तो नेजल एरिया, नेजल ब्रिज और यहाँ फिल्ट्रम के बिल्कुल सुपीरियर बॉर्डर में यू विल नोटिस स्कारिंग, एंड दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग दी मिलार्ड फ्लैप। लेकिन मॉलर ने क्या किया, मॉलर ने ये कट बैक इसमें से हटा दिया। ये कट बैक उसने क्या किया, ये इसने कॉलमेला के बेस के अंदर इसको ले गया। ये देखें, अगर आपको एक्सटेंडेड इंसिजन नजर आए ना, तो ये नाक के अंदर से गया हुआ है, बाहर से नहीं जा रहा है, ये नाक के अंदर से गया हुआ है ये वाली इंसिजन। तो अब देखें इस पोर्शन में द फिल्ट्रल रिज जो है, और यहाँ भी देख लें तो फिल्ट्रम रिज जो है वो क्रॉस नहीं हो रही। ठीक है, फिल्ट्रम रिज इज नॉट गेटिंग क्रॉस। तो आपके पास यहाँ जो एज कंपेयर टू दिस रिपेयर इज फार मोर एस्थेटिक। ठीक है,
तो इस एरिया में फोकस कर लें जहां भी मेरा फिलहाल कर्सर फिर रहा है। तो मॉलर की मॉडिफिकेशन जो है इसलिए भी दुनिया में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है क्योंकि वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द फिल्ट्रम के ऊपर स्कारिंग नहीं वो करता, फिल्ट्रम में बेसिकली क्रॉसिंग नहीं ओवर नहीं होती टुवर्ड्स दी अनअफेक्टेड साइड। सो मॉलर की मॉडिफिकेशन जो है इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा एक डिफरेंस था। अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉलर मॉडिफिकेशन का भी आर्टिकल आप लोगों को शेयर कर दूं, इफ यू वांट टू प्रेजेंट दैट इन द एग्जाम, तो मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, दैट्स नॉट एन इशू। अच्छा, आप पायलट की तरफ आ जाते हैं। तो पहले थोड़ी बुकिश रिकमेंडेशंस आपको पता हो। आई थिंक दिस आई हैव टेकन फ्रॉम वाइवा फॉर द ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल एफआरसीएस। तो इसमें उन्होंने ऑब्वियसली डिवाइड किया हुआ है, हार्ड पायलट के लिए अपना रिपेयर है, सॉफ्ट पायलट के लिए अपना रिपेयर है। इफ यू आर डूइंग बोथ सेपरेटली तो उसको क्या कहते हैं, डबल स्टेज कहते हैं, या मल्टीपल स्टेज उसको कहते हैं, टू स्टेज कहते हैं, रिपेयर कहते हैं। और अगर आप दोनों को एक साथ कर रहे हो तो उसको सिंगल स्टेज रिपेयर कहा जाता है। तो हार्ड पायलट के लिए यू हैव दी वोमर फ्लैप, जैसे मैंने ऑस्लो कंसेंसस का आपको बताया, वॉन लैंगनबैक है, व्यू वॉडल किन्नर है, एंड टंग फ्लैप। दीज आर जस्ट ऑप्शंस, अभी मैं रिकमेंडेशंस आपको नहीं बता रहा हूँ। सॉफ्ट पायलट के लिए फर्लोज है, एंड यू हैव दी समरलैंड जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट में बता चुका था। तो अब आपने फिस्टुला को मेजर करना होगा। फिस्टुला को मेजर करना जो है क्लिनिकली करना जरा मुश्किल है। आई आस्क्ड अ कपल ऑफ पीपल के कैन यू डू इट क्लिनिकली और नॉट, तो दे वर ऑफ द ओपिनियन कि क्लिनिकली इसको मेजर करना मुश्किल है क्योंकि फिस्टुला बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू से कवर्ड होता है। तो जब तक आपने उसको रिमूव टिश्यू को वहां से एलिवेट नहीं किया होगा तो इट इज डिफिकल्ट टू डू। तो ये बेसिकली आप फिस्टुला को सीवीसीटी पे मेजर कर सकते हो, बट वही बात है, वो आपको थ्रू एंड थ्रू क्लेफ्ट में नहीं दिखाएगी कि भाई थ्रू एंड थ्रू फिस्टुला कितना बड़ा है। तो ये आप सीवीसीटी पे प्रॉब्ली ज्यादा अच्छा मेजर कर सकते होगे। तो अगर फिस्टुला इज ग्रेटर देन 5 mm, इट कैन बी रिपेयर्ड अर्ली क्योंकि इसमें इतना नेजल रीगर्ज होगा कि लाइक आई सेड पेशेंट कैन गो इनटू साइनोसिस, नेजल रीगर्ज, वॉमिटिंग वगैरह। तो सच फिस्टुलास कैन बी रिपेयर्ड अर्ली। इसके लिए फिर आप 1 स्टेज रिपेयर पे जाओगे एंड 2 स्टेज रिपेयर पे नहीं जाओगे। However, 2 mm के फिस्टुलास जो हैं उनको आप छोड़ सकते हो। यू कैन डू दैट एट द टाइम ऑफ द एबीजी और रिविजन सर्जरी। इसमें आप अपने डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल भी बता सकते हो। हमारे खुद डिपार्टमेंट में जो प्रोटोकॉल होता था, आई रिमेम्बर जब व्हेन वी हैड सच स्मॉल फिस्टुलास, तो एबीजी के टाइम पे ही हमारे सुपरवाइजर्स जो थे वो पायलट फिस्टुला भी उसी वक्त क्लोज कर रहे थे और उसी वक्त उसके साथ एबीजी भी कर रहे थे। सो यू हैव टू मेजर द फिस्टुला। इस टाइम में एक कैंडिडेट डिड टेल मी अबाउट वन इंस्ट्रूमेंट, हॉकी स्टिक, एक इंस्ट्रूमेंट उसने मुझे बताया, हॉकी स्टिक एलिवेटर उसको कहते हैं। कह रही उस पे मैंने फिस्टुला मेजर करके बताया था, बट व्हेन आई चेक दैट इंस्ट्रूमेंट उसमें मुझे कोई ग्रेजुएशंस नजर नहीं आई कि उसके थ्रू आप मेजर करके बता सको। We have a question here. You can tell us about NAM compliance and early how it is done and what is the criteria for doing it. NAM is basically more of an orthodontic. वो इस पे तो आपको अगर किसी ऑर्थोडोंटिस्ट से आप पूछ सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लाइक आई सेड, आपके पास जो ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे आपके एग्ज़ाम में जो होंगे, दे विल बी अडल्ट पेशेंट्स। अच्छा, आपसे एग्जामिनर से पूछा भी था। चले नाम के ऊपर फिर आई हैव टू फाइंड समथिंग, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मुझे मिले थे उनमें नाम के ऊपर किसी ने मुझे नहीं बताया कि नाम के रिलेटेड हमसे पूछताछ की गई थी। बट लाइक आई सेड, ओवरऑल इट इज रिकमेंडेड कि ऑलमोस्ट आप हर पेशेंट में नाम जो है वो करो, स्पेशली बायलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट में। तो उसमें रिकमेंडेशन थी कि आप खामखा वो करो कि सेगमेंट को अपनी जगह पे आप ला सको, तो दैट इज बेटर। तो प्लीज ये अपने जो क्वेरी है ये ग्रुप में ड्रॉप कर दें, सो आई लुक समथिंग अपॉन इट। ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो फिर लेट्स कम टू सम मोर गाइडलाइंस ऑन के क्लेफ्ट पैलेट में रिपेयर में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो फर्लो टेक्निक जो था वो was associated with less post-operative fistulae than the von Langenbach and the View Wardenal Kinder techniques. तो फर्लो again, if you know it, that's good। 1 स्टेज में जब रिपेयर होता है तो उसमें फिस्टुले लेस
कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू टू स्टेज रिपेयर। तो अगर आप एग्जामिनर को जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि मैं दोनों को एक साथ रिपेयर करूंगा, तो दिस इज योर जस्टिफिकेशन, क्योंकि वन स्टेज रिपेयर में लेस फिस्टुले पाए गए हैं। एंड अगेन दिस इज सिस्टमैटिक रिव्यू जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, तो इसमें ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, इसमें मल्टीपल आर्टिकल्स की एनालिसिस और रिव्यू करके आपको बताया गया। तो टू स्टेज से वन स्टेज रिपेयर जो है वो ज्यादा अच्छा है, और ये आपकी इसमें जस्टिफिकेशन होगी। फर्लो रिपेयर के साथ लेस वीपीआई भी होता है एज कम्पेयर टू द बार्डा पैलोटोप्लास्टी, एंड वन स्टेज रिपेयर अगेन वाज एसोसिएटेड विद रिडक्शन इन वीपीआई रेट्स एज कम्पेयर टू टू स्टेज रिपेयर। तो यहाँ आपके पास सेकंड जस्टिफिकेशन आ गई है कि वीपीआई जो है वो वन स्टेज रिपेयर में कम देखा गया है एज कम्पेयर टू टू स्टेज रिपेयर। सो दीज आर योर टू जस्टिफिकेशंस फॉर डूइंग अ वन स्टेज रिपेयर फॉर द क्लेफ्ट पैलेट। अच्छा, फिर आते हैं वीपीआई की तरफ। तो वीपीआई जो है बस ये नहीं कि बस आपने पेशेंट आपके पास आ गया, क्या कहते हैं, आपके पास आ गया और आपने कहा कि मैंने इसकी बस वो नेजल एमिशन और सब्स्टिट्यूशन वगैरह और वो वावल्स और कॉन्सोनेंट्स की टेस्टिंग की और बस इसको वीपीआई है। तो आइडियली वीपीआई तब डायग्नोज होगा जब इस पेशेंट ने एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ स्पेशलाइज्ड स्पीच थेरेपी ली होगी एटलीस्ट, एंड तब भी वीपीआई इज परसिस्टेंट। लाइक आई टोल्ड यू, इसकी इनकी अपनी बाकायदा किताबें होती हैं जिसपे क्लेफ्ट पेशेंट्स को कॉन्सोनेंट्स की प्रोनाउंसिएशन और उस पर उनको एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। तो डायरेक्ट आप इस पे इंटरवीन टेस्टिंग करके इंटरवीन नहीं करोगे। So we have a question over here. If we do one stage, will it not affect the maxillary growth? तो मैक्सिलरी ग्रोथ देखें, वोमराइन फ्लैप की रिकमेंडेशन दी गई है ना, तो अगर आप वोमराइन फ्लैप लोगे तो उसमें अमूमन उसमें मैक्सिलरी ग्रोथ की रिटार्डेशन जो है उसका इफेक्ट इतना नहीं आया उस पर, बिकॉज यू आर टेकिंग, आप मिनिमल स्ट्रिपिंग कर रहे हो उस एरिया में, यू आर टेकिंग बोन फ्रॉम समवेयर एल्स, तो उसमें फिर मैक्सिलरी ग्रोथ की इफेक्ट पे इतना असर नहीं पड़ा है। इफ यू आर गोइंग बाय द ऑस्लो कंसेंसस के तौर पे अगर आप जा रहे हो, हाँ अगर आप वोमराइन फ्लैप नहीं ले रहे हो, यू आर टेकिंग अदर फ्लैप्स, तो उसमें देयर इज पोटेंशियल फॉर अफेक्टिंग द मैक्सिलरी ग्रोथ। ठीक है, वही बात देखें ना, आपके पास एक ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्टली सेफ नहीं होती, यू हैव टू बैलेंस थिंग्स, कौन सा एडवांटेज आप प्रेफर कर रहे हो, कौन सा आप नहीं प्रेफर कर रहे हो, उसमें तो रिस्क बेनिफिट हर एक ऑप्शन का डिफरेंट होता है। ठीक है, प्लस मैक्सिलरी ग्रोथ में ये भी देख लें, आपके पास मैक्सिलरी ग्रोथ एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक चीज़ें हैं आपके पास, लाइक यू कैन डू लेटर डिस्ट्रैक्शन कर सकते हो, आरएमई कर सकते हो, ऑर्थोग्नाथिक कर सकते हो, मल्टी सेगमेंट, तो यू हैव ऑप्शंस वेयर यू कैन ऑप्टिमाइज द साइज ऑफ द मैक्सिला। बट फिस्टुले रिकरेंट रिकैल्सिट्रेंट केसेस जो होते हैं जो बिल्कुल ट्रीट नहीं हो रहे होते, तो फिर उनकी मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, सो ये आपकी जस्टिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। अच्छा, वीपीआई वीपीडी में कोई स्पेसिफिक डिफरेंस है? नो, नॉट इन माय ओपिनियन। दोनों जहां मैंने देखा है तो इट शुड, दोनों टर्म्स को, वीपीआई वीपीडी को, दोनों इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। So there is at least not any difference to my knowledge. If anybody can add to this, please do let me know. अच्छा, तो वीपीडी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि वीपीडी तब डायग्नोज होता है बाय सॉल्ट जब 6 मंथ्स ऑफ स्पेशलाइज्ड स्पीच थेरेपी जो है वो फेल हो जाती है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, फॉर वीपीडी इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रीवियसली क्लोज्ड पायलट, हम समरलैंड रिपेयर को रिपीट करने के लिए के बारे में जरूर सोचते हैं कि उसमें हम पैलेटल मसल्स को ज्यादा थोड़े पोस्टीरियरली पोजीशन कर लें। तो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, हम डायरेक्ट फेरेंजियोप्लास्टी या फेरेंजियल सर्जरी से पहले नहीं जाते, पहले हम देखेंगे कि भाई सॉफ्ट पैलेट है वो फंक्शनल है भी या नहीं भी है। तो अगर नहीं फंक्शनल, तो पहले आपने पैलेट को फंक्शनल बनाना होगा, तब आप फेरेंजियल सर्जरीज की तरफ जाओगे। ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको वही वीडियो फ्लोरोस्कोपी, नीजोमेट्री वगैरह उन चीजों से आपको पता लगेगा। Is my voice still coming interrupted to all of you? ये सिर्फ डॉक्टर हमाद को मसला हो रहा है, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Is anybody else getting sound issues or not? क्लियर है? ठीक है, होपफुली रिकॉर्डिंग में भी ठीक हुई ही होनी चाहिए। सो इफ यू आर मिसिंग आउट एनीथिंग, यू कैन जस्ट आस्क मी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हेयर या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। ठीक है, इट शुड नॉट बी एन इशू। अच्छा, तो
बीपीडी में डायग्नोसिस करने से पहले आपने पहले जज करना है कि भाई इशू कहाँ है। इज इट एन इशू इन द पैलेट कि पैलेट नॉन फंक्शनल है, या वहीं बेसिकली पैलेट फंक्शनल है बट स्टिल पैलेट की लेंथ कम है। तो इफ द पैलेट इज नॉट फंक्शनल तो पहले आपने पैलेट को फंक्शनल बनाना होगा विद दी समरलैंड रिपेयर, तब हम बाकी ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। तो इवन जब आप पैलेटोप्लास्टी कर लो उसके बाद भी विलोफेरेंजियल डेफिशिएंसी है तो फिर हम फेरेंजियोप्लास्टी की तरफ जाएंगे। बट इसके ऊपर मैं आगे आपको बताऊंगा किस सर्कमस्टांस में आपने कौन सा फ्लैप लेना है एंड क्या क्या करना है। तो उसकी तरफ आगे जा रहे हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन आप लोगों ने सुनी होगी फॉर एड्रेसिंग बीपीडी एंड दैट इज फेरेंजियल वॉल ऑगमेंटेशन। तो फेरेंजियल वॉल ऑगमेंटेशन अमूमन की जाती है विद ऑटोजेनस फैट, इसको लाइपोफिलिंग भी कहते हैं। तो लाइपोफिलिंग अमूमन इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है। लाइपोफिलिंग में क्या होता है कि लाइपोफिलिंग में इफ यू हैव अ स्मॉल वीपीआई लाइक लेस देन 5 mm का गैप है बिटवीन द पैलेट एंड फेरेंजियल वॉल, तो उसमें कहते हैं कि आप लाइपोफिलिंग कर सकते हो। बट अगेन सिंस यू आर टेकिंग अ ग्राफ्ट एंड यू आर चेंजिंग द फेरेंजियल फिजियोलॉजी बाय इम्प्लांटिंग इट, उसकी वहाँ डायमेंशंस को आप कम कर रहे हो, तो लाइक एनी ग्राफ्ट इट कैन अंडरगो इन्फेक्शन, उसमें फेलियर हो सकता है, इवन ग्राफ्ट जो है वो माइग्रेट भी कर सकता है। ठीक है। सो फॉर दीज कपल ऑफ रीजंस जो है लाइपोफिलिंग जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। और सबम्यूकस क्लेफ्ट्स सिर्फ समरलैंड रिपेयर जो था, पैलेटोप्लास्टी जो थी, दैट इज कंसिडर्ड टू बी इनफ। तो इसका फिर ट्रीटमेंट एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, सो यू नो कि किस कंडीशंस में विच फ्लैप्स यू शुड गो फॉर। तो ये अगेन मैं आपको एक सिस्टमैटिक रिव्यू प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसमें एक एल्गोरिथम दिया गया था आगे, तो वो अभी डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन क्लेफ्ट पैलेट क्रेनियोफेशियल एसोसिएशन recommendations, the assessment of outcomes of VPI surgeries must at least involve one of the following instrumental method। मतलब अब आपने वीपीआई सर्जरी कर ली है, उसके बाद आप असेसमेंट कर रहे हो कि भाई अब वीपीआई है या नहीं है, तो इसके लिए एटलीस्ट इन चारों में से एक टेक्निक आपने खामखा यूज करनी है। इसमें जो प्रेशर फ्लो टेक्निक है, इसकी मुझे सिर्फ पुराने आर्टिकल्स मिल रहे थे जो 80s और 90s के थे, तो ये मुझे करंटली इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं मिली। तो इट्स बेटर आप फिर प्रेशर फ्लो टेक्निक को मेंशन ना करो अनलेस एग्जामिनर आपके पीछे पड़ा हो कि नहीं और बताओ और किस चीज़ से मेजर कर सकते हैं और किस चीज़ से मेजर, तो फिर आप बेशक प्रेशर फ्लो टेक्निक का बता सकते हो। बट दिस इसके ऊपर आर्टिकल्स 80s और 90s के थे, तो इट मींस इट्स प्रॉब्ली नॉट बीइंग यूज्ड करंटली। तो नेजोफेरेंजियो एंडोस्कोपी, वीडियो फ्लोरोस्कोपी, नेजोमेट्री, इन तीनों में से एक चीज हमने चेक करनी है, यूज करना है टू चेक कि हमारी बीपीआई की सर्जरी सक्सेसफुल थी या सक्सेसफुल नहीं थी। तो इसमें फिर कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये आता है कि इवन अगर आफ्टर सर्जरी भी अगर बीपीआई मौजूद हो तो कब तब आपने इसमें दोबारा सर्जरी करनी होगी टू करेक्ट इट। मतलब फर्स्ट सर्जरी आपकी फेल हो गई है तो फिर दोबारा सर्जरी आप इसमें कब करोगे। सो फॉर स्टैटिक प्रोसीजर्स का ये मतलब है कि वीडियो फ्लोरोस्कोपी पे जब आपने देखा तो सॉफ्ट पैलेट एंड फेरेंजियल वॉल के दरमियान जो गैप है वो मिनिमल है। लाइक वो अभी पेशेंट फिलहाल बोल वोल नहीं रहा है, और लाइक इन दोनों के दरमियान गैप जो है, सॉफ्ट पैलेट एंड फेरिंग्स के दरमियान गैप जो है वो मिनिमल है। तो ऐसा प्रोसीजर जो सिर्फ रेस्टिंग स्टेट में फायरिंग्स को और उसमें आपस में क्लोज ले आता है तो उसको हम स्टैटिक प्रोसीजर कहते हैं। तो स्टैटिक प्रोसीजर की एक मिसाल आपकी फेरेंजियल वॉल ऑगमेंटेशन हो गई है। ठीक है। तो वो जब पेशेंट बात नहीं भी कर रहा होगा तो फेरेंजियल वॉल ऑगमेंटेशन की वजह से फेरिंग्स और सॉफ्ट पैलेट आपस में करीब आ जाएंगे, तो विलियोफेरेंजियल इंसफिशिएंसी या डिफिशिएंसी जो है या डिसफंक्शन जो है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा या खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने स्टैटिक प्रोसीजर किया है तो उसके लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए फॉलो अप करना है। एंड डायनामिक सर्जरी अगर आपने कराई की है, मतलब आपने कोई क्या कहते हैं स्पिंस्टर फेरेंजियोप्लास्टी की है, या इफ यू हैव डन पैलेट री रिपेयर किया है आपने, या पैलेट को लेंथन किया है, पैलेट में डबल अपोजिंग जी प्लास्टी आपने की है फॉर डायनामिक सर्जरीज, मतलब जब पेशेंट मुंह स्पीच प्रोनाउंस कर रहा हो और उस वक्त फिर वीडियो फ्लोरोस्कोपी पे नजर आए कि हाँ अब पैलेट जाके मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो इनको डायनामिक सर्जरीज कहते हैं। तो डायनामिक सर्जरीज के लिए आपने 12 to 15 मंथ्स तक वेट करना होगा। द रीजन फॉर वेटिंग इज के सॉफ्ट टिश्यू में सर्जिकल एडीमा
जब गायब होता है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। फॉर स्टैटिक प्रोसीजर्स इट डजंट टेक दैट लॉन्ग, बट फॉर डायनामिक सर्जरीज में आपको ऑप्टिमम फंक्शन जो है तकरीबन 12 to 15 मंथ्स के बाद तक पता लगेगा कि भाई ये वाकई ये चीज़ ठीक हो रही है, ठीक नहीं हुई। तो मतलब स्टैटिक प्रोसीजर्स में आपने पेशेंट को 6 मंथ्स तक फॉलोअप में रखना होगा, एंड अगर आपने कोई डायनामिक सर्जरी की है तो फॉर दैट आपने 12 to 15 मंथ्स तक आपने पेशेंट को फॉलोअप पे रखना होगा। उसके बाद यू विल डिसाइड कि इसमें मजीद कुछ करने की जरूरत है या नहीं। अच्छा, सो इफ द विलियोफेरेंजियल गैप जो है वो इट्स लेस देन 9 mm, और लेवेटर वेलाई पैलेटिनी मसल जो है वो आपका ऑलमोस्ट नॉर्मल पोजीशन में है, तो आप पायलट का सिंपल बस री रिपेयर कर लो पहले, एंड उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर आपका एलवीपी जो है वो एलिवेटर वाला पैलेटिनी जो है एंटीरियरली पोजीशनड है, मतलब वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, तो और वीपी गैप जो है फ्रेंजियल गैप 5 mm का है, तो आप इस केस में फिर आप डबल अपोजिंग जी प्लास्टी करोगे। ठीक है, ताकि आप पहले एलवीपी को अपने प्रॉपर पोजीशन पे ले आओ। गैप भी छोटा है, डीओजी से तक वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था वाइड क्लेफ्ट्स जो हैं, वाइड क्लेफ्ट्स में आपने डीओजी नहीं करनी, डबल अपोजिंग जी प्लास्टी आपने उसमें नहीं करनी, उसमें फिस्टुला चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। सो जब तक हम बात बच्चों की कर रहे हैं, तो बच्चों में पहली प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि हम सिर्फ पैलेटल सर्जरी करें। ठीक है, हम फेरेंजियल सर्जरीज के ऊपर डायरेक्ट नहीं जाते, क्योंकि बच्चों में फेरिंग्स की ग्रोथ चल रही होती है। अगर उसमें आप ऑगमेंटेशन या कोई सर्जरी कर लोगे, इट कैन चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ द फायरिंग्स इन दैट एरिया। तो हम वो फिजियोलॉजी फायरिंग्स की फिजियोलॉजी को हम छेड़ना नहीं चाह रहे। हम फिलहाल सिर्फ पायलट में ही उंगलियां मारेंगे। अच्छा, हाउ विल वी मेजर दीज गैप्स? ये आप वीडियो फ्लोरोस्कोपी पे मेजर होती हैं, और ये आप नहीं करते, ये मुनसॉल्ट वाले या ईएनटी वाले आपको वो करके दिखाएंगे। जो भी वीडियो फ्लोरोस्कोपी करेगा ना, वही आपको बताएगा कि भाई पेशेंट पे मैं डिफरेंट साउंड्स वो प्रोड्यूस करवा रहा था, और पैलेट साउंड्स बनाते वक्त मैंने देखा कि पैलेट और फेरिंक्स के दरम्यान अभी भी वीडियो फ्लोरोस्कोपी पे इतना गैप था, या नेजो एंडोस्कोपी पे अभी भी इतना गैप था। तो वो आपको बताएगा कि कितना गैप है बेसिकली। ठीक है। So I hope that answers your question, डॉक्टर हमाद। अच्छा, तो बच्चों में मैंने क्या कहा, हमारी प्रायोरिटी होगी नॉट टू टच द फेरिंग्स। हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम पायलट से ही इसको पहले फिक्स कर लें। ठीक है। इफ वी आर हैविंग गैप्स लार्जर देन 9 mm, और पायलट में पहले से मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी हैं, एक्सटेंसिवली स्कार्ड है, शॉर्ट पायलट है, एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन ओरोनेजल फिस्टुला, तो इन दिस केस फिर यू शुड गो फॉर दी बकल मस्कुलो म्यूकोजल फ्लैप या बक्सिनेटर फ्लैप। ठीक है, तो उस केस में फिर आपने बक्सिनेटर फ्लैप की तरफ जाना होगा। फॉर गैप्स दैट आर लार्जर देन 9 mm, स्कार्ड पायलट, शॉर्ट पायलट है, एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन ओरोनेजल फिस्टुला। अब ये जितनी भी टेक्निक्स हैं मैंने आपको बताई, इसमें देर इज रिस्क नहीं है ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है ना, सो वो स्टडीज के थ्रू वो देखा गया है। अच्छा, अब आपके पास अगर रिकरेंट केस आ रहा है, तो उसमें वो कहते हैं कि फिर आप एक सर्जरी मतलब यू शुड कंबाइन मल्टीपल फ्लैप्स विद वन अनदर। मतलब एक मर्तबा किया फेल हो गया, दो मर्तबा किया फेल हो गया, तो फिर इसमें आप इसमें आपने फिर मल्टीपल चीजें एक साथ करनी होंगी। लाइक आप पैलेटल लेंथनिंग भी शायद हो सकता है करोगे, आप बकल मस्कुलोम्यूकोजल फ्लैप भी उठाओगे, एंड यू माइट नीड टू डू समथिंग इन द फायरिंग्स एज वेल। तो उसमें फिर आपने कंबाइंड सर्जरीज करनी होंगी फॉर रिवीजन केसेस। उसमें फिर वन सिंगल ऑप्शन इज नॉट इनफ। ठीक है। हैंग ऑन, वी हैव सम questions. BMF is indicated if patient complains of food regurgitation along with hypernasality. देखें, इसमें the size of the VP gap is determining कि आप कौन सा फ्लैप लो। ठीक है, एंड अगेन इसमें पेशेंट की वो आएगी, एज का फैक्टर भी इसमें आएगा। लाइक आई टोल्ड यू कि अब लेट्स सपोज यंग पेशेंट है, अभी उसमें आप इतना छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे हो, या फिलहाल ही इज नॉट मेडिकली फिट फॉर एनी ऑफ दीज फ्लैप्स, तो फिर आप यू कैन रेफर द पेशेंट टू अ प्रोस्थोडोंटिस्ट और सम और एन ऑर्थोडोंटिस्ट को इसकी फीडिंग प्लेट बनाए। फीडिंग प्लेट इज बेसिकली एक एक्रिलिक डेंचर ही होता है, सॉर्ट ऑफ कंप्लीट डेंचर ही होता है, जिसके अंदर एक बल्ब लगा होता है, जो नंबर वन पायलट को ऊपर ले जाता है, एंड वो जो फिस्टुला का जो लाइन है तो उसको वो बंद कर देता है।
पैलेट उसके थ्रू, अपने एक्रिलिक के थ्रू। So that is something you can do to fix the food regurgitation along with the hypernasality. जिसको सर स्पीच बल्ब ऑब्चुरेटर कहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, that is something you can do. मोस्टली वैसे हमारे पास मतलब पेशेंट मेरे ख्याल है किसी का आया भी था, वो एडल्ट पेशेंट था, एवीजीज के बाद उसको ये कंप्लेंट थी हाइपरनेजेलिटी की भी हम्म। और फूड फूड रिगर्जिटेशन की भी। ठीक। तो उससे रिलेटेड मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो एडल्ट पेशेंट है उसको फिर हम असेसमेंट, तो चलो ठीक है आपने ये टेक्निक्स बताए, जी तो उसमें फिर हम लोग को प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ ये स्ट्रेट अवे जाना चाहिए। नहीं, आई थिंक उसमें वही बात, आपने कंसल्टेशन तो सॉल्ट वालों से खामखा लेनी है। और अभी तो मैं चले आपको वीपीआई फ्लैप्स बता रहा हूँ, लेकिन देयर इज अनदर थिंग व्हिच वी कैन डू, जो अभी मैं क्लेफ्ट ऑर्थोग्नाथिक्स में कवर करूंगा आपके साथ। तो होपफुली दैट ठीक शुड आंसर योर क्वेश्चन, क्योंकि दैट पोर्शन इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू अडल्ट्स। है, एडल्ट पेशेंट, हाँ ठीक है सही। ठीक है। अच्छा, वी हैव लाइक 7 minutes लेफ्ट, फिर अगेन मीटिंग खत्म हो जाएगी, अगेन यू विल गेट a 10 minute ब्रेक। तो मैंने कहा जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आपको पहले से बता दूं। अच्छा, फ्लैप को चूज करने से पहले एन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने ये देखना है कि पायलट की जो, सॉरी, फायरिंग्स की जो मूवमेंट है वो किस पैटर्न में है। ठीक है, फायरिंग्स जो है दो पैटर्न्स में बंद होता है। या तो उसका सैजिटल पैटर्न क्लोजर होता है, मतलब आप अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को आपस में मिलाएं, एक सर्कल सा बनेगा। तो इस सर्कल को जब आप नैरो करोगे तो दिस इज सैजिटल पैटर्न क्लोजर। ठीक है, मतलब फायरिंग्स एज अ होल, लैटरल साइड, उसका पोस्टीरियर वॉल, उसकी मीडियल लैटरल वॉल्स, एंटीरियर वॉल्स, ये सारी जो है कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तो ये सर्कल छोटा हो जाता है। तो एक पैटर्न ये है ऑफ द क्लोजर, तो इसको सैजिटल पैटर्न क्लोजर कहते हैं। सॉरी सॉरी, आई हैव मिक्स्ड इट अप। इसको कोरोनल एंड सर्कुलर पैटर्न कहते हैं। ठीक है, सैजिटल पैटर्न का मतलब है कि वो सिर्फ आगे आके क्लोज हो रहा है, मतलब पोस्टीरियर वॉल जो है वो सिर्फ आगे आ रही है एंड वो सॉफ्ट पैलेट के साथ मीट कर रही है। तो दिस इज द सैजिटल पैटर्न क्लोजर। लाइक इसको आप इससे याद रखें कि आपका जो मिड सैजिटल प्लेन है ना, तो वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो है आपकी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये जो लाइन है ये ऑब्वियसली एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रही है हमारे दरम्यान, मिड सैजिटल प्लेन। तो सैजिटल पैटर्न क्लोजर जो होगा तो उसमें पोस्टीरियर वॉल ऑफ फायरिंग्स क्या करेगी, वो आगे आ जाएगी एंड वो सॉफ्ट पैलेट के साथ मीट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो दिस इज सैजिटल पैटर्न क्लोजर। इसमें हम सिर्फ फेरेंजियल फ्लैप लेते हैं, सुपीरियर फेरेंजियल फ्लैप जो आप लोगों ने या सुपीरियर फेरेंज जो प्लास्टी जो है आप लोगों ने उसमें पढ़ी होगी वीपीआई के मैनेजमेंट में, जिसमें एक पायलट से बेसिकली एक फ्लैप उठा के सॉफ्ट पायलट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके पास एयरवे में दो लैटरल पोर्ट्स होते हैं और सेंटर में एक सॉर्ट ऑफ पोर्ट नहीं होता। ठीक है, स्फिंक्टर फेरेंजियोप्लास्टी हम उन केसेस में करते हैं जिसमें आपका फायरिंग्स का जो क्लोजर पैटर्न है वो कोरोनल एंड सर्कुलर पैटर्न हो। ठीक है, मतलब वो सर्कल के तौर पे वो बंद हो जाए, तो इसको हम वो कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई पैलेटल टेक्निक्स है जो बाकी टेक्निक्स नहीं हो सकते या वो काम नहीं कर रहे, तो फिर आपके पास फेरेंजियल फ्लैप्स में ये दो ऑप्शंस हैं। तो किस बेसिस पे आपने डिसाइड करना है, ये अगेन आप नेजो एंडोस्कोपी के साथ या वीडियो फ्लोरोस्कोपी के साथ चेक करोगे कि भाई फायरिंग्स का क्लोजर पैटर्न कैसा है, उसके मुताबिक आप फ्लैप बताओगे कि जी अगर सैजिटल पैटर्न क्लोजर आई विल गो फॉर अ फेरेंजियल फ्लैप, if there is a coronal या circular pattern closure फिर I'll go for a sphincter pharyngioplasty। ठीक है। अच्छा, फेरेंजियल वॉल ऑगमेंटेशन के जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो उसमें वो हम तब करते हैं जब आपके पास वीपी का गैप 5 mm से कम हो एंड पैलेट जो हो वो मिनिमली स्कार्ड हो। ठीक है, उस केस में आप फेरेंजियल वॉल ऑगमेंटेशन जो है वो कर सकते हो, बट इसके नुकसानात मैं आपको ऑलरेडी जो है वो बता चुका हूँ। तो ये वो सारे गाइडलाइन का जो निचोड़ था वो ये था कि अगर आपके पास 5 mm वीपी का वो है या 5 mm है या उससे कम है, तो आपने पहले मसल की ओरिएंटेशन देखनी है उसकी, लेवेटर वेलाई पैलेटिनी की। इफ इट इज ट्रांसवर्स, ठीक है, तो ट्रांसवर्स में आपने फिर पोस्टीरियर वॉल ऑगमेंटेशन करनी है। मतलब ट्रांसवर्स का मतलब है हॉरिजॉन्टली आपस में फाइबर्स एक दूसरे से ठीक मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब मसल की अटैचमेंट ठीक ठीक है, तो उसमें आपने पोस्टीरियर वॉल ऑगमेंटेशन जो है वो आपके पास एक ऑप्शन है। इफ इट इज सैजिटल, मतलब वो मसल फाइबर्स आपस में मिड लाइन में नहीं मिल रहे, वो स्ट्रेट पड़े हुए हैं,
आपस में बीच में नहीं मिल रहा है, वो जोना पेलुसिडा आपको नजर आ रहा है, तो उसमें आपने पहले इस मसल की अटैचमेंट्स को ठीक करना होगा, इंट्रावीलर व्हीलोप्लास्टी पहले करनी होगी, और उसके बाद फिर आप इसमें डबल अपोजिंग जी प्लास्टी इसमें कर सकते हो। ठीक है, डीओजी मैंने आपको कहा था स्मॉल डिफेक्ट्स के लिए, लेस देन 5 mm डिफेक्ट्स के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, यही चीज आप बाकी उसमें भी देखो, इसमें पहले मसल ओरिएंटेशन को देखा गया है, अब आगे जाके आपके पास लेस देन 9 mm एंड मोर देन 9 mm के डिफेक्ट्स हैं, उनका पैटर्न बताया गया। तो अगर आपके पास मसल ओरिएंटेशन जो है ट्रांसवर्स है, पैलेटल स्कारिंग अगर कम है, तो उसमें आप डीओजी विद पोस्टीरियर वॉल ऑगमेंटेशन कर सकते हो। अगर हेविली स्कार्ड है तो फिर आप बक्कल मस्कुलोम्यूकोजल फ्लैप की तरफ जाओगे। फिर इस तरह सैजिटल क्लोजर अगर है, उसमें अगर आपके पास मिनिमली स्कार्ड पैलेट है तो यू कैन, सैजिटल इज द रॉन्ग मसल इंसर्शन पैटर्न, पहले आपने मसल इंसर्शन को ठीक करना है और उसमें आप डीओजी कर सकते हो। बट इफ इट इज हैवीली स्कार्ड तो इसमें फिर डीओजी के साथ देखें, अब आपको बीएमएमएफ भी हो सकता है करना पड़े, और या इसमें आपको री आईवीवी भी शायद आपको करना पड़ेगा इसमें। फिर फॉर लार्जर डिफेक्ट्स इसमें देख लें, सारों में आपके पास फेरिंजियल फ्लैप विद बकल मस्कुलोमाइकोजल फ्लैप्स हैं, और ये अगेन इसमें मसल ओरिएंटेशन जहाँ ठीक नहीं है तो उसमें आपको इंट्रावीलर व्हीलोप्लास्टी भी दोबारा से करनी पड़ेगी। तो दिस इज अगेन इज बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक रिव्यू जो अभी इसी साल ब्रिटिश जर्नल ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में दिया गया था। अच्छा, वी हैव लेस देन अ मिनट लेफ्ट, तो आई थिंक नया टॉपिक शुरू करने से पहले फिर अगर अब यहाँ किसी की कोई क्वेश्चंस हैं तो आई टेक दोज, इफ नॉट तो मीटिंग रीस्टार्ट करते ही देन वी विल स्टार्ट विद एबीजी। एबीजी हो जाए फिर we have cleft orthognathics and secondary VPI management after orthognatic, और लिप रिविजन छोटा सा टॉपिक है, बस ये चीज़ें रहती हैं। तो आई होप कि होपफुली 7 तक मैंने शायद आपको फारिग कर दिया होगा, होपफुली। तो क्वेश्चंस अगर हैं तो प्लीज बताएं। अच्छा, क्वेश्चन आया अबाउट पैसिवेंट्स रिज। पैसिवेंट्स रिज जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है ऑन द पोस्टीरियर फेरिंक्स, एक रिज फॉर्म सी होती है, सॉर्ट ऑफ एन एलिवेशन ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंक्स, और ये बेसिकली जो आपका सॉफ्ट पैलेट है ना ड्यूरिंग स्पीच, ये जाके इस रिज के साथ मिलता है,